नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, मैं अब घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हो कितनी महंगाई है। और फिर मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट है। आपको पता है आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। मैं आपका जितना कर सकता था कर दिया। अब मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मम्मी तो यह भाई के मुंह से शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गई थी और वह बोली, मोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? जानते हो ना, हम माँ बेटी का दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कंधे उचकाते हुए बोला, मम्मी, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करोगे। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानती हैं मुझे आपकी कितनी परवाह है। मम्मी बोली, मोहित, अगर तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी अनाथ बहन का एहसास कर लो। तुम हमारे साथ हो, ऐसा ना करो। मम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वह कहने लगी, मोहित, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी मम्मी हमें आराम से जीने ही नहीं देंगी। यह बहुत झूठी हैं। आपने साफ अपनी अपनी मजबूरी बयान कर देती हैं, मगर मजाल है जो उन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लगी है। मोहित भाई कहने लगा, हाँ मुस्कान, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो। हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। हम आज शाम ही यहाँ से चले जाएंगे। मम्मी झट से उठकर खड़ी हुई, बोली, नहीं नहीं मोहित, ऐसा मत करो। तुम घर का खर्चा नहीं देना चाहते हो ना, तो कोई बात नहीं, मगर घर से मत जाओ। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक आदमी तो है जिसके साथ मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई गंदी निगाहों से मेरी बेटी पर तो नहीं पड़ेंगी। मम्मी देख ले, आपके पास टाइम है सोचने लगा। आप हमें इस घर से देखना चाहती हैं या नहीं, इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थी। मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। मम्मी मुझे देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज़ में बोली, मम्मी, उन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंक दो। यह घर आपके नाम पर है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किरायादार रख लेंगे, हमारा खर्च निकल आएगा। तो हमने उनका क्या करना है। मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, सिया, तुझे मेरे सर की कसम है, चुप हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मम्मी की वजह से चुप हो गई थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से इस बात का पता था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से बड़ी चिढ़ती है। इसका बस चले तो ये हमें घर से निकलवा दे। पापा जब जिंदा थे तो उस टाइम भी भाभी ने घर में बहुत लड़ाई झगड़े डाल रखे थे। भाई हर बार अपनी पत्नी की साइड ही लेता था। तब पापा कहते कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पापा बड़े भविष्य जानकार आदमी थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता चल चुका था। यह भी पता चल गया था कि उनके साथ हमारा क्या सलूक होगा। पापा के मृत्यु के 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे अपनी आंखें फेर ली थीं। उन्होंने मम्मी का इलाज के लिए पैसे देना भी बंद कर दिए। मेरी मम्मी एक शुगर पेशेंट थी और उनको थायराइड भी था। उन्हें रोज़ दवाइयाँ खानी होती थीं, मगर जब भाई ने पैसे देने से हाथ खींच लिया तो मम्मी ने दवाई भी खाना छोड़ दी। उसकी वजह से मम्मी की तबीयत और भी ख़राब होने लग गई थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें मूंद ली थीं और अब हमारे खाने पीने के खर्च से भी परहेज कर रहा था। साफ शब्दों में कहूँ तो वह अपना चूल्हा चौका भी अलग करना चाहता था। अपने विधवा माँ और अनाथ बहन जिनका कमाने वाला कोई नहीं था, भाई हमारा एक सहारा था। मम्मी बेहद परेशान थी। वह चुपचाप आंसू बहाए चली जा रही थी। मैंने उनको बार बार दिलासा देती रही, मगर मेरे हर दिलासे पर वह मुझसे यही सवाल करती थी कि हमारा क्या होगा, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा। मैं भी चुप कर जाती थी, क्योंकि मम्मी के सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं थे। चुप होकर माँ बेटी अपनी ही परेशानी में खोई रहीं। जब भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े रौब से बोली, आज किचन कोई जाएगा या नहीं? ऐसा लगता है किसी को मैयत पड़ी है यहाँ पर, जिसका शोक मनाया जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6ठा महीना लग चुका है।
इन दिनों में औरतों को वैसे ही बहुत भूख लगती है और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ। मम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं बोली, भाभी जब हमने कुछ खाना ही नहीं है तो पकाकर क्या करना है? हमारे पास तो ना पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी भी ले आएं और ना ही गेहूँ है जिससे अपने लिए रोटी बना करके खाएं। एक भाई सहारा था, वह भी आपने छीन लिया। अब हम किचन में जाकर भी क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाइए और खाइए, हमें तंग ना करें। भाभी बोली, सिया तुम बहुत ही बदतमीज़ और बेशर्म हो गई हो। अगले घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द डिवोर्स लेकर हमारे सर पर आकर बैठोगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज़्यादा बदतमीज़ हूँ या आप इतनी बेशर्म हो। आपने किस तरह एक माँ से उसका कलेजे का टुकड़ा उसका बेटा छीन लिया। उस टाइम से डरिए जब भगवान आपकी कोख में आपकी औलाद छीन लेगा। मेरी कैंची जैसी चलती जुबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर आ चुका है। उसने जब मेरे शब्द सुने तो वह खुद पर काबू ना रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मैं तो थर थर काँपने लगी थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ ही नहीं उठाया था। मैं भागते ही कमरे में चली गई। मम्मी मेरे पीछे आ गई। मम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। वह कहने लगी, सिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले हैं क्योंकि तुमने मेरे पोते की श्राप दिया। तुम्हारा कोई भी शिकवा शिकायत थी तुम भाभी से कह लेती, उस नन्ही मासूम जान से क्यों, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। तुम उसको बस दुआएं देने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं भागकर मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया? मेरा मतलब तो ये नहीं था। उस छोटे से बच्चे को बद्दुआ देना नहीं चाहती थी। मैं तो भाभी को भगवान के प्रकोप से बचा रही थी कि वह डर जाए और हमारे साथ ऐसा गंदा रवैया ना रखे। आपको तो पता है कि उन्होंने ही भाई के हमारे खिलाफ किया है। मैं चाहती थी जैसे उन्होंने भाई को हम सबसे अलग कर दिया है, इसी तरह भाई का दिल हमारी तरफ से साफ़ हो जाए। मुझे क्या पता था कि ज़रा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। मम्मी तो पहले ही बहुत दुखी थी। आज वह मेरे गले लगकर रोती रही थी। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, मम्मी अगर ये रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो किचन में चली जाएं। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दो। मम्मी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, हाँ हाँ मोहित, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी मुझे छोड़कर कमरे से चली गई। मुझे लगा शायद उन लोगों का दिल मोम हो गया हो। जो बात है कि खाना मम्मी ही बनाएगी। उसका यही मतलब था कि खाना 4 लोगों के लिए नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए ही बनेगा। रो रो कर मेरा भी सर में दर्द हो गया था और ज़ोरों की भूख भी लग रही थी। कमरे में अंदर अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने में भी डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं भाई मुझे फिर से न मारने लगे। मुझे मम्मी का इंतज़ार था। वह कब कमरे में आएगी और मुझे खाना देगी। यूं ही इंतज़ार करते करते रात हो गई। जब मम्मी कमरे में आई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी, मगर यह देखकर दंग रह गई थी। मम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, मेरा खाना कहाँ है? मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही लेकिन किचन में खाना तो मुझे नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम तो अगर मैं किसी गैर के किचन में जाकर करती तब भी वह 2 रोटी सब्जी का कटोरा ज़रूर देता, मगर अपने लोग हैं, तुम जानती हो ना, अपनों के सब ज़मीर मरे हुए होते हैं। मैं उठकर मम्मी के पास आ गई थी। मैं बोली, मम्मी आपको भूख लगी है? मम्मी ने सर हिला दिया था। यह देखकर मेरा कलेजा ही फट कर रह गया था। मैं बोली, आप फिक्र ना करो, मैं अभी इंतज़ाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है मम्मी? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वह कहने लगी, कृपा करके मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें मालूम है ना, जब तक एक आदमी किसी घर में होता है वहाँ की औरतें महफूज होती हैं। अगर घर में आदमी ना हो तो वह दूसरे मर्दों का रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी बहुत बनाते हैं। इसलिए मेरी बेटी, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज़ होकर इस घर को छोड़कर चला जाए। मैं मम्मी आप फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी।
मैं आपको ज़्यादा दुख नहीं दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। कृपा थी कि आंगन खाली पड़ा था। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल गई। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाया। पूनम आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। मुझे उम्मीद थी कि वे मेरी मदद ज़रूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है? तुम इस टाइम हमारे घर कैसे आई हो? मैं बोली, आंटी मम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। आपके पास थोड़ा खाना है तो मुझे दे दो। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा कि भाई ने मेरी और मम्मी का खर्चा उठाने के लिए मना कर दिया है। आज सारा दिन किचन में काम करती रही, उसके बावजूद भी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटियां बनाकर दी और सब्जी भी दिया। मैं उनकी कृपा करके घर वापस आ गई। मम्मी को खाना दिया तो वह भी बहुत खुश हो गई। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बिना वजह हाथ फैला दिया। मेरा दिल नाराज़ है कि तुम्हें मांगना पड़ा। मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना मजबूर नहीं देखा। तुम इसे बेइज्जती ना समझो, दूसरों से मदद लेने से कोई हर्ज नहीं है। मम्मी कहने लगी, सिया मुझे तुम्हारी ज़ुबान से बहुत डर लगता है। तुम ज़रूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करवा दोगी। देखो मैं तुम्हें सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं बोली, मम्मी जब अपने से ही बेइज्जती हो जाए तो दूसरे मदद लेने से कोई हर्ज नहीं होता। मम्मी कहने लगी, सियाम मुझे तुम्हारी ज़ुबान से बहुत डर लगता है। तुम ज़रूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करवाओगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुर्म कर ही दिया है तो अब तुम भी इस नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत तकलीफ़ में डाल देती हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा ये बातें सुन सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए? मैं चुप कर गई थी। अगली सुबह आंटी हमारे घर आईं। उन्होंने मम्मी के हाथ में 5,000 रुपये रख दिए। मम्मी ने वह पैसे लेने से मना कर दी तो आंटी ने मम्मी को अपने सर की कसम दे दी। वह कहने लगी, अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा है तो मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। मम्मी वह पैसा लेना नहीं चाहती थी, मगर फिर उन्होंने पकड़ लिए। मम्मी ने आंटी से वादा किया था कि वह बहुत जल्दी उनके पैसे लौटा देंगी, उन्हें वापस लौटाएंगी। आंटी ने हाँ में सर हिला दिया। वह कहने लगी, मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, तुम इस पैसे को ले लो। तो मम्मी चुप हो गई थी। आंटी के जाने के बाद मम्मी बाज़ार से आटा और कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आईं। मम्मी ने अपना खाना बना लिया था। अब भाभी भूखी कमरे में पड़ी उस इंतज़ार में थी कि कब खाना बनेगा और ट्रे में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने आज मम्मी से कह दिया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप भाभी को खाना हरगिज़ मत देना। मम्मी कहने लगी, सिया मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? मैंने मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। मैंने कहा, अगर आप मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूँ किसी की नौकरानी करते हुए नहीं देख सकती। मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी थे, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने लिए आपको इस तरह ना हारने दें, नहीं तो लोग आपको कुचल कर चले जाएंगे। मम्मी चुप हो गई थी। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर क्योंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी इसलिए वे चुपचाप कमरे में बैठी रही थीं। मैंने उठकर कमरे की कुंडी चढ़ा दी। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भर के खाना खा लिया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा बीता ही था कि किचन से बर्तनों के खटने की आवाज़ आने लगी। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थीं? अब जो मैं खाना देखने गई हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं पड़ा है। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मैं कहने लगी, मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह लाई हूँ, वहीं हमने बनाकर खा ली है। तुम भी अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, आप लोगों को पता है ना मेरी हालत ऐसी है, मैं इस हाल में काम ना करूँगी, फिर मुझसे किस चीज़ की जिद लगाई हो? मैं भी बोली, अगर आपकी ऐसी हालत है और हम काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि आपको इस हालत में भगवान से डरना चाहिए? मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर चुप लेट गई। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर बुला लिया। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा, मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आ जाओ। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ना में सिर हिला दिया, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। मगर भाई ने इस तरह शोर मचा डाला।
मम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से में कमरे में आ गया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। कहने लगा, मुझे पता है मेरी माँ, तू ऐसी औरत है ही नहीं जो अपनी बहू के साथ जिद करे। तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस घर में फसाद खड़ा मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपनी आवाज़ खो बैठी थी। मैं गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के नीचे लग गए हो। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना अंधा भी होता है कि पिता के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन ले? इससे तो अच्छा था कि आप ये घर छोड़कर चले जाते, मगर आप में तो इतनी शर्म है ही नहीं। आप तो बेशर्म है। मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर मुझे थप्पड़ मारा, जबकि मम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। मैं गुस्से से बोली, मम्मी आप मेरे हक में क्यों नहीं बोलती? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई थी। मैं रोती जा रही थी और सड़क पर चलती जा रही थी। मेरे ही मुझे किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी आ रही थी। वह भी रो रही थी। कहने लगी, देखा ना, वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी? घर जो आप छोड़कर आई हैं वह आपके पति का था। वह मरने से पहले आपके नाम पर लगा कर गए थे। उनको घर से निकाल दें और आप अपने घर में जाकर आराम से बैठो। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, चली जाऊँ। मम्मी कहने लगी, मैं अपनी जवान बेटी को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो? मैंने जवाब ना दिया तो मम्मी रोने लगी। कहने लगी, भगवान इस ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मौत दे दे। मम्मी की बातें सुन मेरा दिल दुख गया था, इसलिए मैंने जल्दी से मम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें मत करो मम्मी, आपको भगवान का वास्ता। मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाना है? मैं बोली, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के शब्दों पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, मैं इतने गमों में उलझी थी कि अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो, कृपा है कि तुम उस घर जा रही हो, वह एक अच्छी औरत है, हम अपने घर में जगह देगी। हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर रहने लगे। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थी, वे बहुत ही अच्छी थी। हम उनके घर जाकर अपने सारी समस्याएं बता देंगे। मौसी ने हमें खुले दिल से अपना घर में जगह दी। हमारे आने पर किसी तरह का एतराज़ भी नहीं किया, बल्कि वह तो कह रही थी, आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्जी से रहो, जो चाहे मर्जी खाओ पियो। मौसी एक नर्स थी। वह सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करती थीं और फिर घर के काम के लिए तो उन्हें नौकर रखे हुए थे। यहाँ मैं और मम्मी बहुत चैन से रहते थे। हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। जब मौसी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो मम्मी उनकी वजह से बहुत परेशान हो गई। मौसी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मौसी की इस बात की परेशानी थी कि उन दिनों अस्पताल में बहुत भीड़ थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर आपने छुट्टी की तो समझो आपकी नौकरी गई। मौसी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। वह कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लग जाता है, घर में रहकर तो मैं दीवारों की तरह ताकती रहती हूँ, मैं पागल हो जाऊँगी। परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा, अगर आप मुझे बोले तो मैं आपकी जगह पर अस्पताल चली जाऊँ। मौसी को मेरा राय पसंद आ गया। वह कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूँगी, अगर वह कह देंगे तो तुम चली जाना। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि मौसी की तबीयत सच में ही ख़राब थी और इस हालत में नहीं थी कि वह अस्पताल जा सके। जबकि अस्पताल में किसी की ज़रूरत ही हो, मैं अस्पताल जाने लगी। तब मुझे मौसी ने एक बात कही थी। वह कहने लगी, सिया, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी की बात को पल्लू से बांध लिया और अस्पताल जाने लगी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बताया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था, क्योंकि उस समय काम का मुझे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे सिर्फ मरीजों का ही ख्याल रखना पड़ता था और जैसे किसी मरीज़ की हालत बिगड़ने लगती, मैं वहाँ पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती। ऐसे ही बड़े दिन बीतते गए। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी।
एक दिन एक कम उम्र और खूबसूरत सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, तुम बड़ी उदास रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे अपनी सारी बात बता दी। ना जाने आज मेरा दिल कैसे दुखा हुआ था। मैं खुद पर काबू ही नहीं कर पाई और अपने सारे आप बीती आपके सामने रख दी और उदास हो गई थी। कहने लगी, तुम भी अपने लिए छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसा करो कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल में नहीं आ जाती, जब तक तुम थोड़ा बहुत अपना कमा लो। मैं बोली, ये कैसे पॉसिबल है? मैं बोली, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें सफाई के पैसे दे दूंगी। वहाँ की नर्स छुट्टियों पर है। मैंने उस नर्स की ऑफ़र कबूल कर ली, मगर मैंने मौसी की ये बात छुपा ली थी। अब मैं रोज़ लेबर रूम की सफाई करती, नर्स के हिदायत के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक देती। बदले में वे मुझे 1,000 रुपये देती। एक ही हफ्ते में 18,000 रुपये जमा करने के काबिल हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। इतने ज़रा से काम के बदले मुझे इतने सारे पैसे मिलते। मगर ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर उन थैलियों में ऐसा क्या होता है। वह नर्स मुझे सबसे छुपाकर काम करने को कहती। रोज़ रोज़ मेरा काम बढ़ता गया। एक दिन मैंने देखा, एक बड़ी सी गाड़ी उस कचरे को लेने आई। वह बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। वह कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी तो नहीं है जितनी मुझे लग रही है। ज़रूर उसमें कोई राज छुपा है। मुझे शक से मजबूर होकर इस बार थैली खोलकर देखी और मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और टीके थे। यह एक सरकारी अस्पताल था। यहाँ पर गरीब लोग मुफ्त में इलाज किया कराते थे। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में यह खबर आ रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और टीका वगैरह कम पड़ने लगा है। सीनियर डॉक्टर को तो ख्याल ही नहीं था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। अब मैंने देखा था कि वह दवाइयाँ क्यों कम पड़ रही हैं, तो अस्पताल की तरफ से फ्री दी जाती हैं, बल्कि मरीजों की पर्ची बना कर दी जाती थी, जिसकी दवाइयाँ वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रहा था। अब मैं सारा खेल समझ गई। नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी। ये दवाई और इंजेक्शन बाहर भिजवा रही थी, जो एक गाड़ी आकर ले जाती थी। यकीनन ये दवाइयाँ किसी दूसरी जगह बेची जा रही थीं। लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। उस वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने ठान लिया, मैं इस गैर कानूनी काम को उस नर्स के साथ नहीं दूंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसका राज सबके सामने लेकर आऊँगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे सारी बात बता दी। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। उसने पहले तो ये बात किसी को बताने से मना कर दिया। फिर मैंने जब उसे बताया और सबूत दिया, तो उसने मेरा धन्यवाद भी किया और मुझसे कहा कि अभी ये बात तुम किसी को मत खोलना, मैं उसका पुलिस के हवाले कर दूँगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले से ही पुलिस को बुलवा लिया था। जब नर्स मुझे कचरे वाली थैलियाँ फेंकने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया। उन्होंने आकर तलाशी ली, तो अंदर से दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह बरामद हुए और नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि मैंने डॉक्टर की मदद की थी और सरकारी दवाइयाँ वगैरह गैरकानूनी तरीके से बेचने के धंधे को सबके सामने लेकर आई थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल वालों ने 5 लाख का इनाम दिया और साथ ही साथ मुझे नर्स का ऑफ़र भी मिल गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने ये बात जब मम्मी और मौसी को बताई, तो वो भी बहुत खुश हुई। फिर मम्मी ने कहा, अब हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से अपना गुजर बसर कर सकेंगे। अब तो मौसी भी ठीक हो गई थी, इसलिए वह अस्पताल जाकर अपना काम कर सकती थी। हम माँ बेटी अपने घर वापस आ गई थी। मुझे मेरे शहर में नर्स का कोर्स करने लग गई। भाई और भाभी हमारे आने पर परेशान थे। भाभी के आखिरी टाइम चल रहे थे, मगर इन दिनों में भी वह हमारे साथ ज़ुबान लड़ाने से बाज नहीं आती थी। मगर अब मैं अपना काम करती थी, मुझे उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि मोहित, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भाई तो ये बात सुनकर घबरा गया था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घरों के किराए देना आसान बात नहीं है। इसलिए वह मासूम बन गए थे और मम्मी से माफ़ी मांगने लगे। मुझे समझ आ गई थी कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि उन्हें हमारा खर्चा न लेना पड़े, जबकि उनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं था। कुछ साल बाद मैं अपना कमाने लगी थी, तो भाई और भाभी मेरे आगे पीछे घूमते फिरते थे।
मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी फालतू चीज़ की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मेरे ख़्याल में अगर कोई हमारे साथ बुरा करेगा और हम उसे माफ़ कर दें, तो ये उन पर एहसान नहीं होगा, बल्कि ये एहसान तो हम खुद पर करेंगे, क्योंकि इस तरह हम खुद को ऐसी समस्या से घेर लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी उन दिनों उन दोनों को माफ़ कर दिया, और मैंने अब घर में एक काम वाली रख दी थी, जो घर के सारे काम-काज करती। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा फिरती, जो हमसे नज़रें मिलाने में काबिल नहीं थी। मम्मी और मैं अपनी ज़िंदगी से आराम में थे, अब किसी को एहसान की कोई ज़रूरत नहीं थी। यही थी आज की कहानी। अगर आपको लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे इस नए चैनल पे अपना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके।